हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो हिंदी पेडागॉजी पढ़ रहे थे उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे भाषा कौशल के बारे में, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। जैसे कि भाषा कौशल 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण कौशल और वाचन कौशल हमारा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पठन कौशल के बारे में, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एकदम इसमें से। पठन कौशल के बाद फिर उसके बाद हम लोग लेखन कौशल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर अन्य टॉपिक जो हमारा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, और इसकी संपूर्ण पेडागॉजिक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, सामान्यतः पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है, वहाँ इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा गया है। अब जैसे कि पठन कौशल है, मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ इसको शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा गया है। और पठन कौशल का अर्थ ये है कि जैसे कि ये चीज़ हम लोग कोई चीज़ ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो इसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। तभी क्या है, तभी ये पूर्ण रूप से पठन कौशल होगा। किसी चीज़ को पढ़ लिया, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या पठन कौशल नहीं है। पढ़ने में मतलब कौशल, पढ़ने में निपुणता। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, अर्थ ग्रहण, मतलब उसकी चीज़ों को जो है अर्थ स्पष्ट रूप से हमें समझ में आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पठन कौशल कहलाएगा। पठन कौशल पढ़ने और जो पढ़ा गया है उससे समझने की क्षमता से जुड़ा है। देखो यहाँ पे बताया गया कि जो पढ़ा गया है उसकी क्षमता से जुड़ा हुआ है। पढ़ने से पहले यह तय करें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने का क्या उद्देश्य कुछ होना चाहिए कि नहीं, कि बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। और जैसे कि पेडागॉजी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीटेट एग्जाम पास करना है आपको। पेडागॉजी 15 नंबर की आती है, तो इसी वजह से एग्ज़ाम पास करने के लिए और क्या है, समझ बनाने के लिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, इसके लिए पेडागॉजी पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे क्या, पढ़ने से पहले यह तय करें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ने को अपना शौक़ बनाएं। पठन सामग्री में विविधता लाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। और पढ़ने के लिए, खुद पढ़ने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब अनेक प्रकार की, एक से अलग प्रकार की जो सामग्री का यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद बताया गया है, गद्य पढ़ते समय विचारों के क्रम पर ध्यान दें, पढ़ने में रुचि जागृत करें। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा रुचि होगी उत्साह होगी। जैसे कि थांडाई का एक नियम है, तत्परता का नियम। जितना व्यक्ति तत्पर होता है चीज़ों को जानने के लिए, उतना ही अधिक वह सीखता है। जितना ज़्यादा उत्सुक होगा चीज़ों को समझने के लिए, उतना ज़्यादा वह सीखेगा। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोई बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो वह क्या होता है, उसका मजबूत होता है, क्योंकि उसमें उसको रुचि होती है। तो पढ़ने में रुचि को जागृत करें, विचारों के क्रम पर ध्यान दें। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि सभी विषयों का जो है ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। कौन से कौशल पर? पठन कौशल पर। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका होता है, तथा इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर स्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए इसमें निहित भावों में विचारों को ग्रहण करना सीखता है। इस प्रकार पठन कौशल श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित है। जो पठन कौशल किस पर आधारित है? श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वाचन कौशल पर आधारित होता है, जो पठन कौशल होता है। अब जैसे कि बताया गया है पठन के प्रकार के बारे में। पठन के 2 प्रकार हैं, सस्वर पठन एवं मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। सस्वर पठन में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि सस्वर पठन जो है भावानुकूल करना चाहिए इसको। सस्वर पठन करते समय विभिन्न विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और ये भी एक पॉइंट याद रखना है, जो सस्वर पठन है यह प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए करवाया जाता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, तेज तेज चीज़ों को उच्चारित करवाया जाता है।
जिससे पढ़ने के साथ साथ बच्चे को जो है वाचन में भी क्या आती है, कुशलता आती है। उसके बाद बताया गया है सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। सस्वर पठन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यक्तिक पठन। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले स्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं। जब कोई कार्य होता है एक व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है तो क्या है, व्यक्तिक पठन कहलाता है। जैसे कि कोई कहानी, कोई शिक्षिका है किसी बच्चे को खड़े करके एक कहानी से पढ़वा रही है तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा व्यक्तिक पठन। माध्यमिक कक्षाओं में पठन प्रायः व्यक्तिक ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों के उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है। सभी लोग जब कक्षा 6 से 8 तक रहे होंगे तो इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है बच्चे को खड़े करवाकर उससे पाठ पढ़वाता है। उसके बाद जो उच्चारण उसको नहीं आता बच्चे को तो टीचर क्या करता है, खुद बताता है। तो क्या होता है, ये व्यक्तिक पठन कहलाता है जब एक व्यक्ति के द्वारा पठन कराया जाए। उसके बाद है सामूहिक पठन। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन में बच्चों को लाभ होता है। अब जैसे कि कोई कहानी दे दी गई और ग्रुप में बैठकर 3-4 लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, वो सामूहिक पठन कहलाता है। उसके बाद अगला है मौन पठन। जैसे कि सस्वर पठन के 2 पार्ट थे, व्यक्तिक पठन और उसके बाद सामूहिक पठन। और उसके बाद है मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मौन पठन का महत्व जो है निम्न प्रकार है। मौन पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाक यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। अब मौन पठन में क्या होता है, बोलना होता ही नहीं, चुपचाप शांत मन से और आँखों के द्वारा चीज़ों को पढ़ा जाता है तो इसमें क्या थकावट कम आती है। उसके बाद बताया गया है मौन पठन में पाठक एकाग्रचित्त होकर वह ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। मौन पठन में समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर पठन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन पठन में इतने समय में 210 शब्द बोलते हैं। मतलब बोलते क्या है, शब्द जैसे कि 170 शब्द समझते हैं सस्वर पठन में, वह 210 शब्द समझ लेते हैं वह मौन पठन में। मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। चिंतन करने में मौन पठन सहायक है। अब जाहिर सी बात है जब मौन पठन किया जाएगा तो अनुशासन बनाए रखने, क्योंकि कोई शोरगुल होगा ही नहीं क्लास में और सभी बच्चे क्या हैं, आराम से अपनी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और मौन पठन जो है चिंतन करने में भी सहायक होता है। उसके बाद बताया गया है स्वास्थ्य की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिससे मौन पठन का अभ्यास हो। अब यहाँ पे दिया गया है पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। पठन कौशल की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ जैसे कि हैं वर्ण बोध विधि। वर्ण बोध विधि, इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाते हैं। फिर मात्रा का ज्ञान कराया जाता है। मात्राओं के उपरांत संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं सीख सकता। तो देखो वर्ण बोध विधि में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं कि छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है सबसे पहले, और वर्णों में सबसे पहले स्वर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाती है। और यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं वर्ण बोध विधि के बारे में। उसके बाद है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, यह विधि वर्ण बोध की विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों का साथ साथ सिखाया जाता है। समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है।
ध्वनि साम्य विधि में। जैसे कि कोई दो शब्द हैं, जैसे कि हो गया अनिल हो गया, जैसे कि अनल हो गया, तो ये क्या है, एक प्रकार से समान ध्वनि निकालते हैं, तो इन्हीं में डिफरेंट बताया जाता है। मतलब जो दो शब्द होते हैं, जैसे कि कनक हो गया, कनक कनक, दोनों सेम शब्द हैं, लेकिन एक का जैसे कि धतूरा होता है, एक का अर्थ सोना होता है। तो ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है, जैसे कि होमोफोन्स होते हैं समान ध्वनि वाले शब्दों को, उनमें क्या डिफरेंट बताया जाता है। उसके बाद है स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनके स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे कि कक्का किक्की कुक्कू के कह को का कंग कहा। इसमें स्वर के बिना व्यंजन के बिना नहीं सिखा सकते। इसमें क्या है, स्वर के बिना और व्यंजन के बिना नहीं सिखा सकते। और यह विधि प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह विधि क्या है, प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 12 खड़ी को आधार बनाकर कौन सी शिक्षण विधि में पढ़ाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्वरोच्चारण विधि, स्वरोच्चारण विधि में। अब बताएगा यहाँ पे पठन संबंधी त्रुटियाँ। पठन संबंधी प्रमुख त्रुटियाँ निम्न प्रकार की, जैसे कि अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, अशुद्ध उच्चारण करना, पढ़ने में गति का न होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, पाठ सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटियां करना। उसके बाद भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव होना, पठन संबंधी मार्गदर्शन होना। तो ये सारी क्या है, पढ़ने संबंधित त्रुटियां। अगर ये बच्चा कोई प्रदर्शित कर रहा है तो उसका क्या है, उसको ध्यान में रखकर उन त्रुटियों को निवारण किया जाना चाहिए। उसके बाद है पठन संबंधी दोषों का निवारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि आवृत्ति पुनरावृत्ति द्वारा। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में कोई क्या है, कोई कठिन वर्ड है उसको पढ़ नहीं पा रहा, तो उसको क्या दोबारा प्रैक्टिस करवाई जाए, बार बार उसको बताया जाए कि इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको ऐसे ट्राई करना है, ऐसे पढ़ना है। तो क्या उसको आवृत्ति और पुनरावृत्ति कराकर उसको कमी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद वातावरण, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद है चिकित्सा विधि। यदि किसी अंग में कोई खराबी कारण या भय या घबराहट आदि के कारण बच्चों में पढ़ने संबंधी कठिनाई हो तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। उसके बाद है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ सामग्री का चयन। तो छात्रों के पठन संबंधी दोषों का निवारण तभी संभव है जब छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ सामग्री का चयन किया जाए। अब कोई बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है, उसको इंटर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। तो इसी वजह से छात्रों के अनुकूल पाठ सामग्री होनी चाहिए। उसके बाद है आदर्श पठन। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति यति आरोह अवरोह स्वराघात व बालाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करते हैं तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। उसके बाद अनुकरण पठन। अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ना अनुकरण पठन कहलाता है। अनुकरण पठन का उद्देश्य शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पठन का अनुकरण करना है। आदर्श पठन क्या है, कोई जैसे कि शिक्षक है, कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो पहले जब वो खुद जो पढ़ रहा है, कोई पैराग्राफ जब खुद पढ़ रहा है तो वह क्या कहलाएगा, आदर्श पठन। फिर उसको सुनकर जब कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वह कहलाएगा अनुकरण पठन। तो हमारा पठन कौशल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।